सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद पढ़ाई करेंगे विज्ञान विषय की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में विद्युत तथा परिपथ भाग 2 का अध्ययन करेंगे। फिर क्लास 7 में हवा के अजब खेल भाग 2 के बारे में समझेंगे। फिर हम शामिल होंगे क्लास 8 में और समझेंगे बल और उसके प्रकार को। और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विज्ञान की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू की शादी जल्दी हो जाने की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई। बाद में उन्होंने खूब मेहनत करी, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, लेकिन व्यायाम करने से वो बचते थे। व्यायाम ना करने का नुकसान मोहन को उतना नहीं हुआ, पर एक दूसरी कमी की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई और वो थी बिगड़ी हुई लिखावट। उन्हें यह गलतफहमी हो गई थी कि साफ सुथरी लिखाई का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बड़े होने के बाद गांधी जी ने अपनी खराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश करी, लेकिन बचपन की बिगड़ी आदत फिर ठीक नहीं हुई। उनका लिखा हुआ पढ़ना मुश्किल होता था। जब दूसरों के मोती के दानों जैसे साफ और सुंदर अक्षर दिखते, तब गांधी जी को पछतावा होता। वो कहते थे, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। लड़कपन के 2 ही करीबी दोस्त मोहन को बात तक याद रहे। पहले ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी दोस्ती दूसरे से हो गई थी। ये दूसरा लड़का मोहन के मंझले भाई करसन दास का दोस्त था। दोनों की ही पढ़ाई में रुचि नहीं थी। दोनों बार बार फेल होकर मोहन की कक्षा में ही आ चुके थे। यह दोस्त दूर तक तेजी से दौड़ सकता था, ऊंचा कूद सकता था, लंबा भी कूद सकता था, दीवार चढ़ने में माहिर, खेल कूद में प्रवीण और सजा या पिटाई सहज ही सह लेता था। मोहन का स्वभाव एकदम उल्टा, डरपोक, शरीर से दुर्बल, ना दौड़ते बनता ना कूदते बनता। कोई डांट दे तो रो पड़ते, पिटाई सहना तो दूर की बात। दोस्त यह सब जानता था। जो कमियां हमें अपने आप में दिखती हैं, उन्हीं गुणों को हम दूसरों में खोजते हैं। मोहन अपने दोस्त से बहुत प्रभावित थे। दोनों ने स्टूडियो में जाकर के साथ में फोटो भी खिंचवाई थी। माँ, बड़े भाई और कस्तूरबाई ने मोहन को समझाने की खूब कोशिश की। वो कहते थे कि तुम खराब संगत में पड़ गए हो, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। मोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया। उन्हें बात जमी नहीं, पर फिर भी उन्होंने मोहन पे विश्वास किया। वो जो चाहते थे उसे करने दिया गया।
पर सच तो ये था कि मोहन अपने दोस्त के सम्मोहन में थे, जो सम्मोहन कई साल तक चला। उनका दोस्त कहता, हमारे बहुत से अध्यापक छिपकर मांस खाते हैं और शराब भी पीते हैं, राजकोट के बहुत से नामी गिरामी लोग भी, और हमारे विद्यालय के कई छात्र भी। इसीलिए तो हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम मांस नहीं खाते। अंग्रेज मांस खाते हैं, इसीलिए ताकतवर है, तभी तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर मोहन को लगने लगा था कि यही समाज सुधार है। मोहन का परिवार एकदम पक्का वैष्णव शाकाहारी था, पर उनका मझला भाई करसनदास तो पहले से ही दोस्त के प्रभाव में मांस खाने लगा था। उनका दोस्त कहता, मुझे देखो, मैं मांस खाता हूँ, तुम्हारा भाई भी खाता है, हम दोनों तुमसे ज्यादा बलवान हैं, हिम्मत वाले हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता। मोहन भी अपने दोस्त के जैसे निडर और बलवान बनना चाहते थे। देश को आजाद तो करवाना ही था, समाज सुधार भी तो करना था। सो एक दिन दोनों चुपके से नदी किनारे वीराने में चले गए। दोस्त ही सारा सामान लेकर आया था और उसी ने मांस पकाया। मोहन ने पहले कभी मांस देखा तक नहीं था। उसके घर में किसी को ये बात पता नहीं थी। मांस का स्वाद मोहन को चमड़े जैसा लगा। उन्हें उल्टी आने लगी तो थोड़ा सा खा के छोड़ दिया। उस रात बहुत तकलीफ हुई। जैसे ही नींद आती, उनको सपने में दिखता कि पेट में एक बकरी मिमिया रही है। वो चौंक कर उठते, फिर अपने आप को समझाते कि मांस खाना जरूरी है। दोस्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो तरह तरह के पकवानों में मांस मिला देता ताकि मोहन को भा जाए। यह सरकारी डाक बंगले में होता, जहाँ के बावर्ची को उसने पटा रखा था। ये सब साल भर तक चला। कोई 5-6 बार मोहन ने चोरी छिपे मांस खाया। खर्चा हमेशा दोस्त ही उठाता था, क्योंकि मोहन के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी। जब ऐसी दावत खाकर मोहन घर लौटते, तब भूखी नहीं बचती, तो वो घर में झूठ बोलते। माँ पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो मोहन कहते भूख नहीं है, पेट में गड़बड़ है। पर वो सोचते कि मैं ऐसे घर में कब तक धोखा देता रहूंगा। घर में झूठ बोलना उन्हें खराब लगता, इसलिए मांस खाने का अभ्यास उन्होंने टाल दिया और फिर सदा ही शाकाहारी रहे। लेकिन इस दोस्त का साथ और समय चला। कस्तूरबाई के बारे में भी इस दोस्त ने मोहन के कान भरे। वे अपनी पत्नी पर बेवजह शक करने लगे। कस्तूरबाई के पास मोहन की बदसलूकी सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोहन के लिए दोस्ती कई तरह से भाग्य का कारण बन चुकी थी। वे इससे तभी छूटे जब उन्होंने अपने दोस्त को कुछ ऐसी खराब हरकतें करते देखा जिससे उन्हें धक्का लगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि क्या हुआ था जब महात्मा गांधी ने चोरी की थी। आज स्कूल में किए विद्युत के प्रयोग के बाद सुनैना बहुत खुश थी। वह उत्सुक थी घर पर सबको इसके बारे में बताने के लिए। घर पहुंचते ही सबसे पहले उसने मुंह हाथ धोकर खाना खाया और फिर इंतजार किया माँ और पिताजी के काम से वापस आने का। शाम को जैसे ही माँ पिताजी वापस आए, सुनैना उनको अपने दिन के बारे में बताने लगी। सोहन भी अब सोकर उठ गया था। माँ, पिताजी, मुझे आपको कुछ बताना है। अरे सुनैना, पहले बैठने तो दो। सुनैना और सोहन ने माँ और पिताजी के हाथ से उनका सामान लेकर रखा और उन्हें पानी दिया। हाँ सुनैना, अब बताओ क्यों इतनी उत्साहित हो? पिताजी, आज स्कूल में हमने बैटरी और तार की मदद से एक बल्ब को दीप्त किया। अरे वाह, तुम्हें तो बहुत मजा आया होगा। ये आपने कैसे किया सुनैना दीदी? बैटरी और तार की मदद से एक विद्युत परिपथ बनाकर। विद्युत परिपथ क्या होता है? सोहन, किसी भी विद्युत यंत्र को चलाने के लिए एक विद्युत परिपथ चाहिए होता है, जिसमें विद्युत धारा बहती है। इससे ही बल्ब जैसी चीजें दीप्त होती है। मुझे भी बनाना है विद्युत परिपथ। नहीं सोहन, वो तो स्कूल में सीमा दीदी ने बनवाया था। इसे बनाने के लिए जो सामान चाहिए होता है वह घर पर है ही नहीं। मैं पुराने सामान के डिब्बे में देखती हूँ, जरूर कुछ न कुछ मिल जाएगा।
सुनैना और सोहन खुश हो गए। माँ एक पुराना डब्बा लेकर आई। पिताजी और माँ ने उसमें से कुछ पुराने तार और एक बल्ब निकाला। सुनैना ने घड़ी में से सेल निकाला। अरे वाह, घर पर तो सभी सामान एकत्रित हो गया। सुनैना ने झटपट सभी सामान को उसी तरह व्यवस्थित कर दिया जिस तरह स्कूल में किया था, और बल्ब दीप्त हो गया। अरे वाह दीदी, पता है, हमारे घर में जितनी भी विद्युत से चलने वाली चीजें हैं वह इसी सिद्धांत पर चलती हैं। दीदी अब इस बल्ब को कैसे बंद करेंगे? सेल के किसी भी एक टर्मिनल से तार को निकालकर। पर जब हम घर में किसी बल्ब को बंद करते हैं तब तार तो नहीं निकालना पड़ता। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि उस बटन से तार किस तरह जुड़े हैं। तार तो दीवार के अंदर होते हैं और हमें दिखते भी नहीं। सुनैना, अगर तुम चाहो तो इस साधारण विद्युत परिपथ में भी बल्ब को जलाने और बुझाने के लिए बटन लगा सकती हो। ऐसे बटन को विद्युत स्विच बोलते हैं। वो कैसे पिताजी? अभी करके देख लेते हैं। पिताजी ने परिपथ में एक जगह से तार को काटा। ऐसा करते ही बल्ब बंद हो गया क्योंकि विद्युत प्रवाह रुक गया। सुनैना, क्या तुम तार के इन 2 सिरों से प्लास्टिक हटा सकती हो? सुनैना ने झट से प्लास्टिक की परत हटा दी। पुराने डिब्बे में से पिताजी ने एक चाबी निकाली और तार के एक सिरे को उस चाबी से जोड़ दिया। सुनैना, अब चाबी का दूसरा हिस्सा तार से जोड़ो। जैसे ही सुनैना ने चाबी का दूसरा सिरा तार से जोड़ा, बल्ब दीप्त हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत सरल था। पिताजी, आपने चाबी को ही क्यों स्विच बनाया? इस डिब्बे में तो बहुत सारा सामान है। एक काम करते हैं, हम इस विद्युत परिपथ में अलग अलग चीजें जोड़ते हैं और देखते हैं कि बल्ब दीप्त होता है या नहीं। माँ ने कुछ सामान जैसे रबड़, लोहे की कील, चौक, कपड़े का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा आदि डिब्बे से निकाला। सुनैना और मैं इन सब चीजों की सूची बना लेते हैं और देखते हैं किस चीज के प्रयोग से बल्ब जलता है। सुनैना ने एक कागज पर सूची बनाई। सबसे पहले इस लोहे की कील के साथ प्रयास करते हैं। सुनैना ने चाबी को हटाकर लोहे की कील लगाई। बल्ब दीप्त हो गया। पिताजी, इस सूची में लोहे की कील के सामने हाँ लिख दीजिए। अब रबड़ के साथ कोशिश करते हैं। रबड़ के साथ तारों को जोड़ने पर बल्ब दीप्त नहीं हुआ। इसी तरह कपड़े के टुकड़े से भी नहीं हुआ, पर चांदी की चम्मच से बल्ब दीप्त हो गया। कील से बल्ब जल जाता है। रबड़ लगाने पर बल्ब नहीं जलता। कपड़े का टुकड़ा लगाने पर बल्ब नहीं जलता। चांदी लगाने पर बल्ब जल जाता है। ऐसा क्यों है कि कुछ चीजों से बल्ब दीप्त हुआ और कुछ से नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें से कुछ चीजें विद्युत चालक हैं और कुछ विद्युत रोधक। यह क्या होता है? जब विद्युत परिपथ में विद्युत का प्रवाह होता है, उसमें कहीं भी रुकावट आने से विद्युत उत्पन्न नहीं होती और वह परिपथ अधूरा माना जाता है। विद्युत चालक ऐसे पदार्थ हैं जिनसे विद्युत प्रवाह नहीं रुकता, बल्कि ये पदार्थ आसानी से विद्युत का प्रवाह करवाते हैं, जैसे धातु से बने पदार्थ, लोहा, तांबा, चांदी इत्यादि। इसलिए बिजली के तारों को धातु से बनाया जाता है ताकि विद्युत उनमें प्रवाह कर सके। पर तारों के ऊपर तो प्लास्टिक होता है। हाँ, धातु से बने तारों पर विद्युत रोधक पदार्थ चढ़ाए जाते हैं। ऐसे पदार्थ जो विद्युत प्रवाह को रोकते हैं। तारों के ऊपर प्लास्टिक इसलिए जरूरी है ताकि यदि कोई उन्हें छुए तो विद्युत से झटका ना लगे। हाँ बच्चों, विद्युत से बहुत संभल कर रहना चाहिए। इस तरह के प्रयोग बड़ों की मौजूदगी में ही करने चाहिए। घर में भी विद्युत यंत्र केवल बड़ों के सामने ही इस्तेमाल करें। यदि विद्युत से जुड़ी किसी भी चीज से असावधानी बरती जाए तो हमें गंभीर चोट भी लग सकती है। जी पिताजी, हम इन बातों का ध्यान रखेंगे।
भाई मुझे तो बच्चों के साथ यह प्रयोग करके बहुत मजा आया। मुझे भी। हमें भी। हवा के अजब खेल भाग 2। तुम ना बुलाओ तो भी मैं आऊंगी, घर के हर कमरे में रहूंगी, ना भाड़ा ना किराया दूंगी, पकड़ ना मुझको तुम पाओगे, मेरे बिन ना तुम रह पाओगे। बताओ बताओ मैं कौन हूँ? हाँ हाँ दोस्तों, मैं हवा हूँ। गर्मी में गर्म हवाओं के बाद नमी लिए हवाएं तो आपको जरूर याद होंगी, और सर्दियों की रातों की वही हवा आपकी हड्डियों तक में कपकपी पैदा कर देती है। अगर मैं हल्के हल्के बहती हूँ तो आप सब बड़े मजे में पतंग उड़ा सकते हैं, नाव में घूमने जा सकते हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी आनंद में रहते हैं। परंतु अगर मेरा मूड बिगड़ जाए तो मैं आंधी और तूफान बनकर आकाश को धूल मिट्टी से भर देती हूँ, यहाँ तक कि मैं बड़े बड़े पेड़ भी उखाड़ देती हूँ। अरे अरे घबराइए मत, मेरा मूड बिल्कुल अच्छा है। आपको याद है पिछले वीडियो में हमने एक प्रयोग किया था। हमने एक गिलास में पानी भरा था, फिर एक चौकोर गत्ते के टुकड़े को उसके ऊपर रखा था, फिर हमने पानी से भरे गिलास को उल्टा कर दिया था। याद आया? फिर क्या हुआ था? वह पानी गिरा नहीं। आपने पता लगाया कि ऐसा क्यों हुआ? हमने इस प्रयोग से यह समझा कि मैं यानी हवा हर तरफ से दबाव डालती है, ऊपर की तरफ से भी। रमेश, श्याम और महेश पतंग उड़ाने के बाद अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए प्रोफेसर सर के घर आ पहुंचे हैं। देखिए तो प्रोफेसर सर का घर किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला से कम नहीं लग रहा। हर जगह कोई ना कोई प्रयोग चल रहा है। आइए चलते हैं वहाँ, देखते हैं कि बच्चे क्या सीखते हैं। इस कहानी के उद्देश्य हैं हवा के गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। देखो तो जरा कितना मजेदार और दिलचस्प घर है प्रोफेसर सर का। वो देखो बोतलें, अलग अलग आकार की शीशियाँ, रंग बिरंगा पानी और कितनी सारी किताबें। अरे लगता है आज किसी का जन्मदिन है, कितने सारे गुब्बारे फुला कर रखे हैं। अरे हाँ, चलो प्रोफेसर सर से ही पूछते हैं। नमस्ते प्रोफेसर सर। लगता है वे व्यस्त हैं, मैं एक गुब्बारा फोड़ता हूँ। अरे शैतान! कौन है? हम हैं सर। वो आज पतंगे उड़ाते समय हम सबको हवा की दिशा के महत्व के बारे में कई बातों का पता चला, पर हम सबके मन में हवा की विशेषताओं के बारे में कई सवाल थे। तो हमने सोचा कि आपसे बेहतर हमें कौन समझा पाएगा। बच्चों, हवा दिखती तो नहीं है, पर उसके गुण हमें दिखते हैं। यानी कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में हवा के कई गुणों को देख सकते हैं, पर तुम सबको इन गुणों का स्वयं निरीक्षण करना पड़ेगा। सही कह रहे हैं प्रोफेसर। जब तक आप कोई प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक मेरे बारे में समझ नहीं पाएंगे। देखते हैं कि बच्चे मेरे बारे में क्या समझते हैं। आप भी ध्यान से देखिएगा। प्रोफेसर सर, क्या आज किसी का जन्मदिन है? यहाँ इतने सारे फूले हुए गुब्बारे रखे हुए हैं। अरे नहीं नहीं, मैंने अपने एक प्रयोग के लिए इन गुब्बारों को फुलाया था। लो, तुम भी कोशिश करो। ये लो, मैंने तो 4-5 गुब्बारे फुला लिए। तभी तो हाँफ रहा है। ठहर, मैं तेरे लिए पानी लाता हूँ। अरे इधर आओ, देखो प्रोफेसर सर क्या कर रहे हैं। वे सोडा के डिब्बे को क्यों गर्म कर रहे हैं? देखो, अब वे उसे उस पकड़ की मदद से उठा रहे हैं। पानी में डालते ही उस डब्बे का तो आकार ही बिगड़ गया, कैसा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। ये क्या हुआ? क्यों दोस्तों, मजेदार प्रयोग था ना? कुछ समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ? वही जो हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हमारे आसपास की हर चीज पर, यहाँ तक कि धरती पर भी दबाव डालती है, यानी कि मेरा या हवा का दबाव।
ठहरो, मैं समझाती हूँ। जब उस डिब्बे को प्रोफेसर ने पानी में डाला तो डब्बे के अंदर की कुछ भाप जल में परिवर्तित हो जाती है और डब्बे के अंदर वायु की मात्रा कम हो जाती है। डब्बे के भीतर वायु का दबाव डब्बे के बाहर की वायु के दबाव से कम हो जाता है और इस दाब के अंतर के कारण डिब्बा पिचक जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हवा या वायु दबाव डालती है। चलो मैं प्रोफेसर सर का चश्मा पहन लेता हूँ। रमेश बेटा, क्या कुछ समझ आया हवा के दबाव के बारे में? आओ एक और प्रयोग करते हैं। तू तो सही में प्रोफेसर जैसा ही लग रहा है, बस मूंछों की कमी है और थोड़ी समझ की। अच्छा प्रोफेसर रमेश, देखो प्रोफेसर सर कुछ और कर रहे हैं। यह एक दिन में कितने प्रयोग करते होंगे? अरे देखो, उन्होंने उस गिलास में एक कागज का छोटा सा टुकड़ा डाला है। चलो देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अब वे उस कागज के टुकड़े को जला रहे हैं। अरे देखो, वे उस गुब्बारे को उस गिलास के ऊपर रख रहे हैं। मुझे लगता है कि गुब्बारा फट जाएगा। डरपोक है क्या? अरे देखो तो जरा, गुब्बारा तो धीरे धीरे उस गिलास के अंदर खींचा जा रहा है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। यह देखो, जब मैं इस गुब्बारे को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ तो वह तो जैसे इस गिलास पर चिपक गया है। क्यों दोस्तों, है ना मेरे गुण कितने निराले? कुछ समझ आया आप सबको इस प्रयोग से? मेरा बहाव हमेशा अधिक दबाव के क्षेत्र से कम दबाव के क्षेत्र की तरफ होता है। तो जब गिलास में कागज के टुकड़े को आग लगाई तो वहाँ हवा का दबाव कम हो गया और गुब्बारे के आसपास हवा का दबाव बढ़ गया। इसीलिए गुब्बारा गिलास के अंदर खींचा चला गया। प्रोफेसर सर, हमने आपको प्रयोग करते देख हवा के गुणों के बारे में कुछ बातें तो समझी हैं। जैसे हवा अपने आसपास की सब वस्तुओं पर दबाव डालती है। हवा हमेशा ज्यादा दबाव के क्षेत्र से कम दबाव के क्षेत्र की तरफ बहती है। अरे वाह, बड़े होशियार हो तुम तो। पर सोचना बंद मत करना, हवा तो हर जगह है। इसीलिए तुम बहुत ध्यान से हवा का निरीक्षण करते रहो। हवा के गुणों के बारे में बहुत से राज हमारे आसपास ही छिपे हुए हैं। आज हवा की गति बहुत तेज होने की आशंका है। पास के तटीय क्षेत्रों में हवा के कम दबाव के कारण तूफान आने की संभावना है। चलो दोस्तों, अब घर चलते हैं। मैं तूफान में फंसना नहीं चाहता। हाँ दोस्तों, आज मेरी गति बहुत तेज होने वाली है। प्रकृति में अनेक ऐसी स्थितियाँ होती हैं जहाँ किसी स्थान या क्षेत्र से वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है। ऐसी स्थिति में वहाँ का वायु दाब कम हो जाता है। इसकी वजह से पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं। चलिए आप भी बाहर झांक लीजिए, कहीं आंधी तो नहीं आने वाली। मेरा रुख कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। चलिए अब इसके बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों।
सानिया। ये एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। मम्मी जी सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने जानने में मदद करती हैं। कबीर सानिया का बड़ा भाई, जिसकी उम्र 14 साल है, वो 9वीं क्लास में पढ़ता है और सानिया को नई नई चीजें समझने में मदद करता है। ये तो बहुत भारी है भैया, ये मेज बहुत भारी है। क्या आप धक्का लगाने में मेरी मदद कर दोगे? मुझे इसे यहाँ से हटाना है। हाँ जरूर। हम दोनों साथ में कोशिश करते हैं, फिर तो ये जरूर आगे बढ़नी चाहिए। हो गया। भैया, अकेले तो इसे करना बहुत मुश्किल था। शुक्रिया। इस पर हम दोनों ने मिलकर धक्का लगाया था ना, इसलिए मेज की आगे बढ़ने की गति भी बढ़ गई। हाँ, मुझे याद आया, मैंने पढ़ा था कि किसी चीज को गति में लाने के लिए उस पर धक्का लगाया जाता है या फिर उसे खींचा जाता है। मतलब उसे खींचकर या धकेल कर हम उस पर बल लगाते हैं। सही कहा ना मैंने भैया? अच्छा, तो बताओ, आज सुबह से तुमने कहाँ-कहाँ बल का इस्तेमाल किया है? जैसे दरवाजा खोलना बंद करना, गेंद को ठोकर मारना, दराज को खींचकर खोलना, धकेलना, अलमारी से किताब को निकालना। दोस्तों, क्या आप भी कुछ उदाहरण बताने में मेरी मदद करेंगे? बताइए। अच्छा बताओ, तुम अगर इस तरफ से धक्का लगाओ और मैंने तुम्हारे विपरीत धक्का या बल लगाया तो क्या होगा? साधारण सी बात है, मेज आगे बढ़ ही नहीं पाएगी या फिर जो ज्यादा बल लगाएगा वो इसे धकेल देगा। तो क्या तुम्हें लगता है कि एक बल दूसरे से बड़ा या छोटा या बराबर हो सकता है? हाँ, आप मुझसे बड़े हैं तो आप इस पर ज्यादा बल लगा पाएंगे। रस्साकशी के खेल में भी तो यही होता है। जब दोनों टोलियां रस्से को बराबर बल से खींचती हैं तो रस्सा नहीं खिसकता। जो टोली अधिक जोर से खींचती है वह जीत जाती है। भैया, मैं बल के बारे में और भी कुछ जानना चाहती हूँ। अच्छा, तो चलो पता लगाते हैं। ये तुम्हारे बचपन का खिलौना गाड़ी, इसे हल्के से ढकेल कर चलाओ। अब तुम इसी को दोबारा थोड़ी जोर से धक्का लगाओ, देखो क्या होता है। इसकी चाल पहले से तेज हो गई। दोस्तों, मुझे तो इससे टायर वाला खेल याद आ गया। टायर को तेज चलाने के लिए लगातार धक्का लगाना पड़ता है। अब तुम यदि अपनी हथेली को आगे बढ़ती गाड़ी यानी कि खिलौने के सामने रख दो तो क्या होगा? गाड़ी वहीं रुक जाएगी। ओह, अच्छा, तो अगर हम किसी चीज की गति वाली दिशा में बल लगाएं तो उस चीज की गति बढ़ती है। उसकी उल्टी दिशा में बल लगाएं तो वस्तु की चाल कम होगी या रुकेगी। ठीक कहा ना मैंने? बहुत अच्छे सानिया। दोस्तों, क्या आप भी कुछ ऐसे उदाहरण बता सकते हैं जिसमें बल लगाने से चीजों की गति पर असर पड़ता है? खेल के मैदान में बहुत बार ऐसे उदाहरण देखने को मिलते होंगे, तो बताइए। क्या बल लगाने से केवल वस्तु की चाल ही बदलती होगी? क्या लगता है तुम्हें? मैं भी इस बारे में पता लगाना चाहती हूँ। बाहर बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, क्या यहाँ तुम्हें बल का कुछ अलग असर दिखता है?
जब पहले खिलाड़ी ने शटलकॉक को मारा तो वह सीधी गई। जब दूसरे खिलाड़ी ने उस पर बल लगाया तो कॉक बिल्कुल उल्टी दिशा में चली जाती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि किसी चीज पर बल लगाकर उसकी गति की दिशा को भी बदला जा सकता है? आपको क्या लगता है दोस्तों? बच्चों, यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इस रोटी को बेलते वक्त भी तो बल लगाया जा रहा है। यहाँ आटे का गोला चपटा हो गया, मतलब आकृति बदल गई। जब मैं रबड़ के इस छल्ले को खींचती हूं तो इसकी भी आकृति बदल जाती है। अच्छा, मैं समझ गई। कई चीजों पर बल लगाने से उनकी आकृति भी बदल सकती है। रबड़ के गुब्बारे या गेंद को दबाने पर भी तो यही होता है। ओह, मेरी गेंद! भैया पकड़ो उसे प्लीज। इस गेंद पर तो कोई बल नहीं लगा, फिर भी इसकी चाल धीमी होती गई और बाद में रुक गई। ये कैसे? क्या इस पर भी कोई बल लग रहा होता है? दोस्तों, मैंने पढ़ा था अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उस वस्तु पर हमारे शरीर का संपर्क होना चाहिए। या फिर बल लगाने के लिए रस्सी, छड़ी व अन्य किसी वस्तु की मदद ले सकते हैं, पर यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सानिया, ये भी तो हो सकता है कि यहाँ संपर्क हमारे शरीर से नहीं बल्कि गेंद और फर्श की सतह के बीच में हो। सोचो, क्या ऐसा हो सकता है? दोस्तों, क्या आप इस बारे में मेरी मदद कर सकते हैं? बताइए। सानिया, तुम्हें क्या लगता है? क्या ये जरूरी है कि किसी चीज पर लगने वाला बल दो चीजों के आपस में छूने या संपर्क होने से ही होता है? क्या तुम किसी असंपर्क बल के बारे में जानती हो? हाँ, मैंने इस बारे में पढ़ा है। गुरुत्व बल असंपर्क बल का ही उदाहरण है। जब हम कोई सिक्का या कुछ हाथ से छोड़ते हैं तो वह धरती पर ही आकर गिरता है। सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती हैं क्योंकि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से उन्हें अपनी ओर खींचती है। ठीक कहा ना मैंने? हाँ सानिया। क्या चुंबक का बल भी असंपर्क बल का एक उदाहरण हो सकता है? क्या लगता है तुम्हें? चलो हम करके देखते हैं। ये दो चुंबक लेते हैं। इसके समान ध्रुवों को पास लाने पर ये एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। और असमान ध्रुवों को पास लाने पर क्या होता है? ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ओह हाँ, इसके बारे में हमने कक्षा 7 में पढ़ा था, याद है ना आपको? अब मैं समझ गई, पर एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बिना संपर्क में आए ही बल लगा सकते हैं, इसीलिए ये भी असंपर्क बल ही है। सही कहा सानिया। आओ, मैं तुम्हें कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ। ये प्लास्टिक का कंघा लेकर इसे इस तरह बालों पर रगड़ते हैं। अब कंघे को इन कागज के टुकड़ों के करीब ले आओ। ओह, ये कंघा तो कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ खींच रहा है। सानिया, यह खिंचाव किस तरह के बल के कारण हो सकता है? क्या लगता है तुम्हें? कहीं ये स्थिर वैद्युत बल तो नहीं? दोस्तों, आपको याद है ना, हमने पढ़ा था कि कागज से रगड़ा हुआ स्ट्रॉ एक आवेशित वस्तु होता है। मुझे लगता है कि यहाँ कंघे को रगड़ने से उसमें आवेश पैदा होता है, जो दूसरी वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल लगा सकता है। ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा सानिया। सारांश। आज हमने जाना बल क्या है, बल कैसे कार्य करता है, बलों के गुण। एक ही दिशा में लगाए बल जुड़ जाते हैं।
एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। बल वस्तु की गति बदल सकता है, आकृति बदल सकता है, दिशा बदल सकता है। बलों के रूप: संपर्क बल, असंपर्क बल। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। TST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे वो हिमालयन ग्रिफिन है, जिसे लोग बड़ा गिद्ध भी कहते हैं। ये एक बड़े आकार का फीके पीले रंग का गिद्ध होता है जो सारे हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिमालय में ये भारत के अलावा काबुल से भूटान, तुर्किस्तान और तिब्बत तक में पाए जाते हैं। हिमालयन ग्रिफिन एक अनूठा पीला सफेद गिद्ध है। इसके पंख काफी बड़े और पूंछ छोटी होती है। इसका ज्यादातर शरीर हल्के पीले सफेद रंग का होता है। इन्हें हिमालय में 1200 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर देखा जा सकता है। इसमें नर और मादा दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। ये गिद्ध दिन के समय सक्रिय होते हैं। इस दौरान ये आसमान में काफी ऊंचाई पर उड़ते हुए मरे जानवर को देखकर एक समूह में उसे खाने के लिए आते हैं। इनकी दृष्टि काफी तेज होती है और आसमान में काफी ऊंचाई से मरे हुए जानवरों को देख लेते हैं। नर व मादा मिलकर चूजों को पालते हैं। मादा एक ही अंडा देती है। गिद्ध की ये प्रजाति भी धीरे धीरे कम हो रही है। इसकी औसत आयु 20 से 35 वर्षों तक होती है और इनका गर्भकाल 58 दिनों का होता है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको नेचुरल स्कैवेंजर कहा जाता है। ये स्कैवेंजिंग का काम करते हैं। जो भी कार्कासेस हैं या वाइल्ड में हो या लाइव स्टॉक के होते हैं उसको ये स्कैवेंजिंग करके खाते हैं, जिसके कारण नेचर हमेशा क्लीन बना रहता है। काफ़ी बड़े होते हैं, लगभग इनका जो हाइट होता है वो 3.5 फीट तक पहुंच जाता है। ये लगातार नहीं उड़ सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी ऊंचाई तक उड़ते हैं। जो इनका मैक्सिमम अल्टीट्यूड है जिस पे ये फ्लाई करते हैं, जो मिनिमम अल्टीट्यूड मतलब इससे ऊपर ही उड़ेंगे, ये लगभग 1200 मीटर है। इसके ऊपर ही ये ज़्यादा पाए जाते हैं।
ये फरवरी मार्च में एग लेइंग प्रारंभ करते हैं और जो इनका क्लच साइज है ये 1 से 2 तक का ही होता है, काफ़ी छोटा होता है और उसे एक बच्चा निकलता है जो नेस्टिंग करते हैं। इनके पेरेंट्स काफ़ी अच्छे से नेस्टिंग करवाते हैं। उसके बाद ये लगभग 5 से 6 महीना रहने के बाद वो उनसे सेपरेट हो जाते हैं। पटना जू में इन्हें चिकन दिया जाता है खाने में और ये लगभग 1.5 kg चिकन एक वल्चर को दिया जाता है। और जो इनका मॉर्फोलॉजी है, जो इनका फिजिकल फीचर्स हैं, उसमें जो पिकुलरिटी है, उनके लेग के पास में हेयर का टफ्ट पाया जाता है और गर्दन के पास भी वाइट कलर का एक पैच होता है। हिमालयन ग्रिफन का जो IUCN स्टेटस है वो नियरली थ्रेटेंड है और इनके पॉपुलेशन में उतना ज़्यादा डिक्लाइन नहीं आया है जो और वल्चर्स में आया है। और जो स्टडीज़ है, साइंटिफिक स्टडीज़, उसके थ्रू ये पता चला है कि जो भी वल्चर में रिसेंट डिक्लाइन पॉपुलेशन में हुआ है उसका मेन रीज़न है जो एनिमल कार्कासेस हैं, जो लाइव स्टॉक के कार्कासेस हैं, उसमें पाया जाने वाला एक केमिकल डिक्लोफेनाक जो एज ए पेन किलर यूज किया जाता है और मरने के बाद भी उनके बॉडी में इसका रेसिड्यूज पाया जाता है और इसे कंजम्पशन के बाद वल्चर जो इसे खाते हैं तो उनके बॉडी में चला जाता है और धीरे धीरे एग ले करते हैं। उसका सेल काफ़ी कमज़ोर होता है, उससे प्री मैच्योर हैचिंग हो जाता है बर्ड्स का और उनका डेथ होने लगता है। और प्रोलॉन्ग्ड डिक्लोफेनाक को खाने से वल्चर्स हैं उनके लीवर और अनवाइटल ऑर्गन्स में भी डिजेनरेशन होता है जिसके कारण उनका समय से पहले डेथ हो जाता है। गिद्ध के बाद हम जिस चिड़िया के बारे में बात करेंगे वो चील यानी काइट है। ये बेहद चतुर और फुर्तीले होते हैं। इनके शरीर के ऊपरी हिस्से का रंग भूरा और आंख के पीछे एक काला धब्बा और बाहर का पंख हल्के काले रंग का होता है। इनकी चोंच आगे की ओर झुकी हुई होती है और ये यहाँ के स्थायी निवासी हैं जो सामान्यतः खुले मैदान और मानव बस्तियों के सामने उड़ते हैं। ये शिकारी पक्षी होते हैं जो ऊपर से ही अपने भोजन की तलाश करते हैं और जब इन्हें अपना भोजन दिख जाता है तो बहुत तेजी से उस पर झपट्टा मारकर लेकर उड़ जाते हैं। ये सर्वभक्षी होते हैं जो छोटे पक्षी, चूहे और मरे हुए जानवर खाना पसंद करते हैं। ये आसमान में काफी ऊंचाई पर उड़ते हैं। इनका वजन 700 से 900 ग्राम तक होता है। ये 2 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं और मादा चील 30 दिन के बाद एक बार में 1 से 30 अंडे देती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में चील और ब्लैक काइट जो हैं ये काफ़ी अच्छे तरीके से रह रहे हैं। यहाँ पे इनके रख रखाव के लिए प्राकृतिक वास का आभास दिया गया है और उसी ये वातावरण में रहते हैं। चील जो हैं इनकी आवाज़ एक बहुत ही कॉमन आवाज़ है, ची ची करने की आवाज़ आती है। इसकी आवाज़ ही एक विशिष्टता है कि पहचान हो जाता है कि आसपास में चील है, जिसे हम लोग ब्लैक काइट भी कहते हैं। पूरे भारत में पाए जाते हैं, 2300 मीटर के नीचे पाए जाते हैं। ये हिमालयन रीजन में भी पाए जाते हैं। भारत के सभी वनों में ये पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से एक रैप्टर शिकारी पक्षी हैं जो मूलतः जो जंगलों में जो बड़े जानवरों के द्वारा शिकार किए जाते हैं उसका जो बचे हुए मांस होते हैं उसका भक्षण करते हैं। छोटे छोटे छिपकली, चूहे इत्यादि का, इंसेक्ट का भी ये खाना खाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में हम लोग इनके आहार के रूप में मांस देते हैं, चिकन देते हैं इनको। इनके जो चोंच होते हैं हल्के पीले होते हैं और पैर भी इनके हल्के पीले रंग के होते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में जो चील के केज का रख रखाव किया जाता है, इनके बैठने के लिए जो एक व्यवस्था की जाती है, काफ़ी एक प्राकृतिक रूप से इनको बैठने की व्यवस्था की गई है। इनके केज में पौधे वगैरह लगे हुए हैं, छाया भी दिया गया है, पानी की व्यवस्था की जाती है, साफ सफाई रख रखाव बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में हिमालयन ग्रिफिन और चील दोनों को बेहद पसंद किया जाता है और यहाँ आने वाले हर दर्शक इनके इंक्लोजर के पास इन्हें देखने आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के कड़ी में चलते हैं ज़ेब्रा के एनक्लोजर की ओर। ज़ेब्रा अफ्रीका में पाए जाने वाला घोड़े प्रजाति का पशु है। इसकी ऊंचाई 4 फीट 6 इंच तक और वजन 350 किलोग्राम तक होती है। इसके दौड़ने की रफ्तार 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। ज़ेब्रा मुख्यतः हरी पत्तियां, घास, पेड़ों की टहनियां एवं छाल खाता है। वास्तव में ज़ेब्रा काले रंग के होते हैं और बाद में उनके शरीर पर सफेद रंग की धारियां बननी शुरू हो जाती हैं। जिस तरह से हर इंसान के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, उसी तरह से हर ज़ेब्रा के शरीर पर बनी धारियों का पैटर्न भी अलग अलग होता है। ज़ेब्रा बड़े बहादुर होते हैं और किसी शिकारी से बचने के लिए ये समूह में रहते हैं, जिससे शिकारी के लिए किसी ज़ेब्रा को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब कोई ज़ेब्रा किसी शिकारी द्वारा घायल हो जाता है तो दूसरे ज़ेब्रा उसके आसपास इकट्ठा होकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही वो भागते हुए जिग जैग मोशन में भागने के कारण शिकारियों को धोखा भी दे देते हैं। पटना जू में ज़ेब्रा 2006-07 से है और वर्तमान में अभी हमारे पास 2 ज़ेब्रा हैं, एक नर तथा एक मादा। और जो फीमेल ज़ेब्रा है इसे लास्ट ईयर अलीपुर जू से कलकत्ता से लाया गया था और हमारा प्रयास है कि इनमें भी प्रजनन करवाकर इनकी जनसंख्या को बढ़ाया जा सके। जब हम ज़ेब्रा की बात करते हैं तो इसके बारे में बताना लाजमी होगा कि ज़ेब्रा एक एक्जोटिक एनिमल है, अर्थात ये इंडिया में नहीं पाया जाता है। इनका जो नेचुरल हैबिटाट है वो अफ्रीका है। पटना जू में जो ज़ेब्रा हैं इनके लिए काफ़ी बड़ा इनक्लोजर बनाया गया है। इसके अलावा 2 इनका नाइट हाउस भी है जो इनके में इन्हें खाना देने तथा शेड में बारिश वगैरह में छिपने के लिए जगह प्रदान करता है। ये ज़्यादातर जो ड्राई एरियाज़ में रहते हैं तथा बालू और उस तरह के एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। इन्हें बरसात और जो ह्यूमिड एरिया है उसमें ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो उसी से मिलता जुलता है यहाँ पटना के जो जू इनक्लोजर है इसको उसी ढंग से नेचुरलिस्टिक बनाया जाता है। इसके मेंटेनेंस के तौर पे हम लोग यहाँ पे जो बालू का रेगुलर चेंज करते हैं तथा चूना इत्यादि का छिड़काव किया जाता है, जिससे कि इनमें फ्ली या अन्य किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो। मादा ज़ेब्रा 3 वर्ष में और नर ज़ेब्रा 5 साल में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। इनका गर्भावस्था काल लगभग 12 माह का होता है। ये सामान्यतः 25 वर्षों तक जीवित रहते हैं। ज़ेब्रा की सुनने और देखने की क्षमता अधिक होती है और यह रात में भी देखने में सक्षम हैं। ज़ेब्रा के सोने का अंदाज थोड़ा अलग होता है। वो लेटकर सोने के बजाय खड़े खड़े ही सो लेते हैं।
झुंड में चलते हुए नर ज़ेब्रा सबसे आगे चलते हैं और उनके पीछे मादा ज़ेब्रा चलती हैं। नर ज़ेब्रा झुंड को लीड करता है। तो आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।